Last year, 32 Angela Diaz carried out an elaborate online scheme that looked like Michelle Hadley was posing as Diaz and posting great fantasy ads on Craigslist. Hadley spent 3 months in jail before prosecutors. इमेजिन कीजिए आप रात को सो रहे हैं और अगली सुबह पुलिस आपके दरवाजे पर खड़ी है। आपको अरेस्ट किया जाता है और वो भी एक सेक्स ऑफेंडर के इल्जाम में, और ये इन्फॉर्म किया जाता है कि अगर आपको बेल चाहिए तो पूरे $1 मिलियन लगेंगे, और फिर आपको जेल में डाल दिया जाता है। 23 घंटे एक छोटे से सेल में बंद, दिन में सिर्फ 1 घंटा बाहर, और आप ये समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है, क्योंकि जो क्राइम आप पर लगाया गया है वो आपने कभी किया ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है मिशेल हेडली की, एक कैलिफोर्निया की लड़की जिसे 88 दिनों तक जेल में रहना पड़ा, एक ऐसी साजिश की वजह से जो इतनी गहरी और इतनी डिस्टर्बिंग थी कि खुद इन्वेस्टिगेटर्स को भी इसमें कई साल लग गए समझने और सुलझाने में। और सबसे चौंकाने वाली बात, जो लोग इस साजिश के पीछे थे वो कोई रैंडम क्रिमिनल नहीं थे। उसमें से एक यूएस डेप्यूटी मार्शल था जिसका काम ही था क्रिमिनल्स को पकड़ना, और दूसरी थी उसकी वाइफ जिसने खुद को विक्टिम बनाया और एक स्टॉकर के हाथों खुद को ही टेरराइज करवाया। और पुलिस वो सालों तक एक ऐसे इंसान की बात पर विश्वास करती रही सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक फेलो कॉप था, उनका ही साथी था और उनके ही साथ जॉब कर रहा था। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस केस में और भी बहुत सारे ट्विस्ट शामिल हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी मेरी तरह नेशनल, इंटरनेशनल, सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड और मिस्टीरियस ट्रू क्राइम केसेस में दिलचस्पी है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देर किए शुरू करते हैं। अगस्त 2013, मिशेल हेडली, थोड़ी चुलबुली थोड़ी बुलबुली, हमेशा दूसरों की खुशी को खुद से पहले रखने वाली एक 26 साल की लड़की एक डेटिंग वेबसाइट पर इयान दियाज से मिलती है। इयान एक 35 साल का डेप्यूटी यूएस मार्शल था, दिखने में हैंडसम और मिशेल का परफेक्ट टाइप। जैसे कि हर लव स्टोरी के इनिशियल फेज में होता है, शुरू में सब कुछ परफेक्ट, दोनों काफी जल्दी क्लोज हो जाते हैं और 6 महीने के अंदर ही साथ रहना शुरू कर देते हैं। मई 2015 में वो दोनों मिलकर एनाहेम, कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड के पास एक छोटा सा कॉन्डो अपार्टमेंट खरीदते हैं जिसका डाउन पेमेंट मिशेल देती है और मॉर्टगेज इयान। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है इयान का बिहेवियर बदलने लगता है, वो कंट्रोलिंग हो जाता है। वो मिशेल को फोर्स करता है कि वो सेक्सी क्लोथ्स पहने, और वो इतना कंट्रोलिंग हो जाता है कि वो हमेशा हेडली को अपनी नजरों के सामने चाहता है, जिसके चक्कर में वो उसे इंसिस्ट करता है कि वो अपनी करंट जॉब छोड़कर काफी कम पैसे देने वाली उसकी पुरानी एम्प्लॉयर डिज्नीलैंड रिजॉर्ट में जॉब ले ले। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती, इयान उसके कंप्यूटर को स्पाई करता है, उसके फोन का जीपीएस ट्रैक करता है, और हर बार जब भी मिशेल घर, काम या स्कूल से थोड़ी दूर जाती है वो तुरंत कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है। यहाँ तक मिशेल उसे कुछ नहीं कहती और हमेशा उसके कंट्रोलिंग बिहेवियर को प्यार का नाम देकर नजरअंदाज कर देती है, जिसके वजह से उसका साहस और बढ़ जाता है और फिर चीजें और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होने लगती है। वो मिशेल को इंसिस्ट करता है कि वो स्ट्रेंज लोगों के साथ करे ताकि वो उन्हें देखकर उन दोनों को फिल्म कर सके। और किसी भी सेन औरत की तरह मिशेल और इयान की एक जबरदस्त लड़ाई होती है और मिशेल पूरी तरह से मना कर देती है। उन दोनों में बात बिगड़ जाती है और मिशेल अपने इस पूरे लव स्टोरी को क्वेश्चन करना शुरू कर देती है। पर प्यार में अंधी मिशेल की फीलिंग्स फिर से उसके दिमाग को हरा देते हैं और इयान की बटरिंग जीत जाती है। मिशेल के मना करने का कुछ भी असर इयान पर नहीं होता, अलबत्ता वो और भी एडमेंट हो जाता है अपने फैंटेसी को पूरा करने के लिए, और धीरे से मिशेल की दवाई चेंज कर देता है। और फिर वैलेंटाइंस डे के दिन मेडिकेशन और अल्कोहल के असर में और इयान की डिमांड से थक कर मिशेल उसकी इस फैंटेसी को मान लेती है, और इयान के क्रेगलिस्ट के एड से आए हुए स्ट्रेंजर के साथ मिशेल इयान के सामने संबंध बनाती है और इयान दोनों को देखकर फिल्म करता है। अगले दिन जब मिशेल होश में आती है तो उसे पछतावा होता है और वो इयान से वीडियो डिलीट करने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके जवाब में इयान उसे बोलता है कि उसने सब अपनी मर्जी से किया है, किसी ने उसके सर पर गन नहीं रखी थी। दोनों के बीच बहस होती है और मिशेल वहां से चली जाती है, पर इसके बावजूद मिशेल उसका साथ नहीं छोड़ती और इन सब इंसिडेंट के बाद भी वो अपने अपार्टमेंट के लिए $14,400 का डाउन पेमेंट कर देती है। 3 महीने तक वो दोनों साथ रहते हैं और धीरे धीरे इयान का अब्यूजिव और पैरानॉइड बिहेवियर मिशेल के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और सितंबर 2015 में मिशेल उसे छोड़ देती है।
और फिर इसके तुरंत बाद ईमेल पर झगड़े शुरू हो जाते हैं अपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर और इयान के वाइल्ड इनफिडेलिटी के इल्ज़ामों को लेकर। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिशेल देखती है कि इयान की एसयूवी बार बार उसकी यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर आकर खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो कैंपस सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करती है और कैंपस सिक्योरिटी इयान को वहाँ से बैन कर देती है। 2016 की शुरुआत में इयान अपनी ज़िंदगी में एक नई औरत को ले आता है जिसका नाम था एंजेला कॉनेल। वो भी उसी डेटिंग वेबसाइट पर मिली थी जहां इयान मिशेल से मिला था। एंजेला उस वक्त ऑलरेडी प्रेग्नेंट और सिंगल थी, पर वो भी इयान के मैनिपुलेशन से बच नहीं पाई और उसके साथ कॉन्डो में शिफ्ट हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। एंजेला कॉनेल अब एंजेला डियाज बन जाती है और यहाँ से ये कहानी एक बिल्कुल नया और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मोड़ ले लेती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद एंजेला को बहुत ही डरावने और थ्रेटनिंग ईमेल्स मिलने लगते हैं, कभी कभी डेथ थ्रेट्स और कभी कभी डिस्टर्बिंग मार खाई हुई स्ट्रैंगल्ड औरतों की फ़ोटोज़ के साथ। और ये ईमेल्स ऐसे एड्रेस से आते हैं जो मिशेल हैडली से मिलते जुलते थे और इनमें अक्सर ये लिखा हुआ होता, मैं चाहती हूँ कि तुम कल डर के मरो, तैयार रहो, सोना मत, या फिर हम तुम्हारे बच्चों को चुरा लेंगे और देखेंगे जब वो मरेगा। जून 2016 में लिलिथ हैडली नाम की एक आइडेंटिटी ने क्रेगलिस्ट पर एक ऐड पोस्ट की, एक फैंटेसी पार्टनर की तलाश में जो एंजेला को उसके डॉग को वॉक कराते वक्त अटैक करे। उस ऐड में एंजेला का असली एड्रेस दिया गया था। और फिर जून 24 को एंजेला ने 911 पर कॉल करके रिपोर्ट की कि उसके साथ उसके गैराज में एक स्ट्रेंजर ने उस पर अटैक किया था, उसी ऐड के रिस्पॉन्स में। इन सब बातों से अनजान मिशेल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी थी, कॉलेज जा रही थी, अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ डेट कर रही थी और इस बात से खुश थी कि आखिरकार उसका उस साइको इयान से पीछा छोड़ गया और उसे इस बारे में ज़रा भी भनक नहीं थी। हालांकि कुछ ही दिनों में ये बातें उसके कानों तक पहुंची और उसके होश उड़ गए और जब उसने अपनी नज़रों से खुद के नाम पर किए गए क्रेगलिस्ट ऐड को देखा तो उसे समझ आ गया कि उसके आईडी से किसी ने छेड़छाड़ की है और कुछ उसके खिलाफ ना हो जाए, इसीलिए उसने क्रेगलिस्ट को कॉल करके कंप्लेन किया और फिर एनहेम पुलिस को भी कंप्लेन की, पर दोनों ही जगहों से उसके इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया गया। इधर इयान ने अपने डेप्यूटी होने का फ़ायदा उठाया और उस स्टेशन के कलीग से कहा कि क्या हम आज रात ही इस लड़की को यानी मिशेल को हैंडकफ्स में नहीं ले सकते। अपने दोस्त के आए इस रिक्वेस्ट पर पुलिस ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और फिर मिशेल हैडली को उसके नए घर से अरेस्ट कर लिया गया। उसने 88 दिन ओसी जेल में बिताए, 23 घंटे रोज सेल में बंद एक सेक्स ऑफेंडर की तरह ट्रीट किया जाते हुए, और शर्त थी 1 मिलियन के बेल के साथ। केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले 4 एनहेम डिटेक्टिव्स मिशेल चूना, विलियम सिगलेट्स, मिशेल ली और जेम्स प्यूसी, जिनमें से प्यूसी को बाद में 2017 डिटेक्टिव ऑफ द ईयर भी अवार्ड किया गया था, उन्होंने मिशेल की इनोसेंस के दावे को ना सुना और ना सीरियसली लिया। उन्हें अपने साथ ही डेप्यूटी के बातों पर ज्यादा भरोसा था, ना कि उस लड़की पर। बाद में रिपोर्टिंग में सामने आया कि पूरे चार्जेस स्लॉपी था और उनमें ऐसे फॉल्स एविडेंस था जिससे कोई भी बेसिक इन्वेस्टिगेशन से एक्सपोज कर सकता था। जो अटेम्प्टेड सीन थी वो पूरी तरह झूठी निकली। उस एरिया के वीडियो फुटेज से पता चला कि उस रात वहाँ कोई एक्टिविटी हुई ही नहीं थी, एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ जो डिटेक्टिव चूना ने चेक करने की कोशिश तक नहीं की। ज़्यादातर ईमेल्स आसानी से ट्रेस हो गए, डियाज कपल के एनहेम कॉन्डो तक, एंजेला के फ़ोन तक और एंजेला के फादर के घर तक। और कई बार ये ईमेल्स उन वक्त भेजे गए थे जब मिशेल के पास अपने अकाउंट्स का एक्सेस तक नहीं था, जैसा कि उसकी पहली और दूसरी अरेस्ट के बीच, जब पुलिस ने उसका लैपटॉप, फ़ोन और टैबलेट ऑलरेडी जब्त कर लिया था। फिर भी ईमेल्स आना जारी था, पर इन सब बातों से उन डिटेक्टिव्स का कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपने साथी डेप्यूटी की बातों पर भरोसा कर रहे थे और वो जो कह रहा था उन्हीं बातों पर यकीन कर रहे थे। जब मिशेल को आखिरकार रिलीज किया गया वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इयान ने अचानक सब कुछ एंजेला पर डालना शुरू कर दिया। और एक बार फिर एनएम पुलिस और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज की ऑफिस ने इस मार्शल की बात पर बिना सवाल किए विश्वास कर लिया। एंजेला को जनवरी 2017 में चार्ज किया गया। किडनैपिंग, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, परजुरी, फॉर्जरी, ग्रैंड थेफ्ट और कई फॉल्स पुलिस रिपोर्ट्स फाइलिंग करने के काउंट्स मिले। उसने गिल्टी प्लीड किया और उसे 5 साल की सजा मिली। सेंटेंसिंग के वक्त प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि गिल्टी प्लीड करते हुए भी एंजेला ने विक्टिम के लिए कोई रिमॉर्स, कंपैशन या एम्पैथी नहीं दिखाई। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है।
जब इयान ने अपनी वाइफ को टर्न इन किया, वो उस पर इस बात से गुस्सा था कि उसने फेक प्रेगनेंसीज और फेक सर्वाइकल कैंसर क्रिएट किया था और वो उसे डिवोर्स देने की तैयारी कर रही थी। मिशेल के फेडरल लॉसूट के मुताबिक इस पूरे केस का कोर इशू ब्लू वॉल ऑफ साइलेंस था। पुलिस ऑफिसर्स का अपने फेलो ऑफिसर्स को सिविलियंस के राइट वायलेट करने में मदद करना। कई लोगों का मानना है कि इयान ही इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। उसके अपने सेलफोन की कभी इंस्पेक्शन ही नहीं हुई। उसने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उसने वो अपनी मां को दे दिया था जो इदाहो शिफ्ट हो चुकी थी। प्रोसिक्यूशंस के लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट था कि पूरी कहानी को सिर्फ एंजेला ओनली सिनेरियो बना दिया जाए। मई 24 और मई 26, 2016 रिकॉर्ड से पता चला कि जब एंजेला एरिजोना में अपने ग्रैंडफादर के फ्यूनरल में थी, तब भी किसी ने उसके कॉन्डो से उन्हीं फेक अकाउंट में से एक को लॉग इन किया था। मिशेल हेडली ने 2017 में सिटी ऑफ एनेहेम, इयान दियाज, एंजेला दियाज और उन 4 डिटेक्टिव्स के अगेंस्ट एक फेडरल लॉसूट फाइल की। अप्रैल 2021 में उसने सिटी ऑफ एनेहेम से एक सेटलमेंट एक्सेप्ट कर ली। मई 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद इयान दियाज को अरेस्ट कर लिया गया। मार्च 2023 में एक फेडरल ज्यूरी ने इयान दियाज को गिल्टी पाया कंस्पिरेसी टू कमिट साइबर टॉकिंग, परजुरी और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के चार्जेस में। जून 30, 2023 को इयान दियाज को पूरे 10 साल और 1 महीने की फेडरल प्रिजन सेंटेंस दी गई, जिसके बाद 3 साल की सुपरवाइज रिलीज भी होनी थी। तो आज ये सब लोग कहाँ हैं? एंजेला दियाज ने अपनी सेंटेंस 2020 में ही पूरी कर ली थी और जुलाई 2021 में उसने अपना पैरोल भी खत्म किया। उसकी इयान से शादी सालों पहले ही खत्म हो चुकी थी। वो आज एरिजोना में रहती है और एक अबॉर्शन एक्सेस हॉटलाइन में डायरेक्टर की तरह काम करती है और खुद को पब्लिक आई से दूर रखती है। इयान दियाज अभी भी फेडरल प्रिजन में अपनी सेंटेंसिंग सर्व कर रहा है, जिसका प्रोजेक्टेड रिलीज डेट जनवरी 31, 2031 बताई जा रही है। और मिशेल हेडली ने अपनी जिंदगी को वापस बनाई। उसने अपनी MBA कंप्लीट की चैपमैन यूनिवर्सिटी से, उसी यूनिवर्सिटी से जहां इयान की SUV को कभी कैंपस से बैन कर दिया गया था। वो अब अपनी बेटी की सिंगल मदर की तरह जिंदगी गुजार रही है और डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स के लिए, खासकर फाइनेंशियल अब्यूज के अराउंड, एक एडवोकेट बन गई है। 2026 में नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, ए टॉक्सिक लव स्टोरी, जो इस पूरे केस को कवर करती है। मिशेल ने डॉक्यूमेंट्री में बताया कि मदरहुड ही उसकी फेरी टेल एंडिंग है और उसके अपने अल्फाजों में, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी खुद की कहानी की हीरो जरूर। मिशेल हेडली का केस सिर्फ एक बिट्रेयल की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो अपनी ही गलतियों को देखने से इनकार करता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इंसान ने बैज पहना हुआ था। 4 डिटेक्टिव्स, एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस और एक पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, सब ने एक औरत की बात सुनने से पहले एक फेलो ऑफिसर पर विश्वास करना ज्यादा आसान समझा और इस विश्वास की कीमत मिशेल हेडली को 88 दिनों तक जेल में चुकानी पड़ी। ये केस हमें याद दिलाता है कि जस्टिस सिस्टम परफेक्ट नहीं है और कभी कभी सबसे ज्यादा डैमेज तब होता है जब लोग अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभाने की जगह सिर्फ अपने अपनों का साथ देना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों, हम इस केस के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस ट्रू क्राइम के बारे में क्या सोचते हैं। मैं सभी के कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ और अगर आपने अभी तक इस केस को सुना है, देखा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले शनिवार शाम के 6:30 बजे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय।